आज अनाया अप्पी की मेहंदी थी। घर को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया था। मेहमानों की आमद जारी थी। घर में खूब रौनक और हल्ला गुल्ला मचा था। अजहर भाई की शादी के बाद खानदान में 2 साल बाद अब फिर कोई शादी आई थी। कज़न 2 साल बाद फिर से इकट्ठे हुए थे। खूब महफिल जमी हुई थी। मैंने अपनी कज़न्स की टोली के दरमियान बैठी थी और हम सब रात ढोलकी पर गाए जाने वाले गीतों की प्रैक्टिस कर रहे थे। और साथ ही अफशा ने उठकर डेक पर गाना चला दिया कि हमें साथ साथ डांस की प्रैक्टिस भी कर ही लेनी चाहिए। पीछे वक्त कितना रह गया है। हम सब अपने घर के हॉल में ही कारपेट पर उल्टी पालती मारे बैठे हुए थे। एक तरफ लड़कियां थी तो दूसरी तरफ कजन्स बैठे थे जो रात के फंक्शंस पर ही डिस्कशन कर रहे थे। म्यूजिक ऑन हो चुका था। सब बारी बारी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। कजन्स लड़कों का ध्यान भी भटक भटक कर लड़कियों की तरफ जा रहा था। मैं जब से यहाँ आकर बैठी थी नोट कर रही थी कि अनस मामू का बेटा जो हफ्ते भर पहले ही कनाडा से पाकिस्तान लौटा था मुझ पर निगाहें जमाए बैठा था। वो लोग आज सुबह की ही फ्लाइट से इस्लामाबाद से लाहौर आए थे। हमारी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। मामू और मुमानी तो अक्सर पाकिस्तान चक्कर लगाते ही रहते थे लेकिन इनके बच्चे तो जैसे वहाँ के ही होकर रह गए थे। मगर इतने अरसे बाद रोमा और जोहान को यहाँ देखकर सभी हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुए थे कि अनस इन्हें कैसे पाकिस्तान ले आया। वो दोनों बहन भाई ही बहुत खूबसूरत थे। दूध जैसी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी ग्रे आंखें और खूबसूरत नपूश हर एक की तवज्जो खींच रहे थे। अभी जोहान स्याह टी शर्ट और स्याह जीन्स में बलबूस वहाँ मौजूद सब कजन्स में से अलग थलग हसीन और पुरकशिश लग रहा था। सभी लड़कियों की निगाहें इस पे जमी थी। हम सब कजन्स में से अफशा को सबसे अच्छा डांस आता था। इसने इसीलिए म्यूज़िक प्ले किया था कि जोहान को भी अपनी खूबसूरत अदाओं से अपना असर कर सके। अफशा मेरे छोटे मामू की अकलौती बेटी थी। मेरी अम्मी 3 बहन भाई थे। बड़े मामू अनस जिनके 2 बेटे जोहान और रोमा, दूसरे मामू कबीर जिनकी एक ही बेटी है। अफशा और अम्मी सबसे छोटी हैं। इनकी 2 ही बेटियां हैं, मैं और अनाया आपी। मगर अम्मी ने अपने जेठ यानी मेरे ताया का बेटा नोरेज़ गोद लिया हुआ था। नोरेज़ की वालदा की वफ़ात पे अम्मी ने उसे गोद ले लिया था क्योंकि इनकी वालदा इन्हें जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। ताया ने दूसरी शादी कर ली जिससे इनकी 3 औलादें हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। बाबा और ताया 2 ही भाई हैं। हमारे नानियाल और दादियाल फैमिली इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, मुख्तसर सी ही है। सभी कज़न्स आज यहाँ इकट्ठे थे। सभी कज़न्स ने बारी बारी डांस प्रैक्टिस का मुजाहरा किया। अब सिर्फ मैं ही बची थी। चलो आयमा, अब तुम्हारी बारी है। अफशा ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश की तो मैंने गर्दन मोड़े लड़कों की सिमत देखा। वो इसी तरफ देख रहे थे और इनमें बैठा जोहान तो बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। मैं इन सब के सामने थोड़ा घबरा रही थी लेकिन मेरे कज़न्स ने मुझे उकसाया और ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। तो मैंने म्यूज़िक पे 2 स्टेप करने के बाद जोहान की जानिब किन अँखियों से देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। मैं फ़ौरन वहाँ से भागकर वापस कज़न्स के बीच आकर बैठ गई। सबने तालियां बजाई और आउटिंग हुई। बड़ों के बुलावे पे महफिल बर्खास्त हो गई। शाम तक मेहंदी के फंक्शंस के तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। घर के वसी व अरीज लॉन में ही इंतजामात किए गए थे। अनाया आपी जैसे ही पार्लर से तैयार होकर आई तो शाहजेब भाई भी आ चुके थे। इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि शाहजेब भाई के स्टेज पर बढ़ते ही कज़न्स अनाया आपी को भी दुपट्टे की ओट में बाहर ले आए और स्टेज पर इनके पहलू में ला बिठाया। मैं अब तक अंदर कमरे में बैठी थी इसलिए ये फरीज़ा बाकी कज़न्स ने मिलकर अदा किया। शाहजेब भाई भी मेरे ताया अब्बा के ही बेटे थे। वो इनकी दूसरी बीवी से थे। ताया अब्बा अपने पहले बेटे नोरेज़ के लिए बाबा से मेरा रिश्ता मांग चुके थे क्योंकि नोरेज़ मुझे पसंद करता था। लेकिन अम्मी ने जब भी मुझसे नोरेज़ के बारे में पूछा मैंने पढ़ाई का बहाना करके टाल दिया। वो उम्र में अनाया आपी से भी बड़े थे लेकिन पसंद इन्हें में आ गई थी। वो मिजाज के तेज़ थे इसलिए मुझे इससे खौफ आता और मैं इनसे शादी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थी। सब कज़न्स तैयार होकर लॉन में मौजूद थे लेकिन मैं अभी अंदर अपने कमरे में ही मौजूद थी क्योंकि मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। मैं सबसे पहले तैयार हुई थी मगर अब रोना आ रहा था कि सब तैयार होकर बाहर चले गए और मुझे अभी तक अपनी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। रो रो कर खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि संभाल के रखने के चक्कर में जाने कहाँ रख दी कि शादी के हंगामे में कुछ भी याद नहीं था। मुझे क्या पता था कि गलती मेरी नहीं थी बल्कि ये शरारत तो अफशा की थी जो मेरी ज्वेलरी वार्डरोब के सबसे ऊपर वाले हिस्से में छुपाकर खुद बाहर सुकून से फंक्शन एंजॉय कर रही थी। और ये बात मुझे बाद में मेरी एक कज़न ने बताई थी।
میں نے ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد کرسی رکھی کہ اوپر والے پورشن میں دیکھتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر کھلا تھا۔ مجھے نہیں علم کب روحان نے وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر وہیں رک گیا۔ میں تو اپنی ٹینشن میں تھی۔ کرسی پر کھڑے ہو کر بھی جب میرا ہاتھ نہ پہنچا تو مزید اونچا ہونے کے واسطے میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا تو جیولری باکس تو میرے ہاتھ آ گیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آگے ہوتے ہوئے کب کرسی سے میرا پیر پھسلا اور میں فرش پر بری طرح گرنے کو تھی۔ جب ذوحان نے اسرات سے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، گرنے کے خوف سے دبی دبی چیخ حلق سے نکلی اور ساتھ ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بھی بند کر لیں۔ لیکن جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں گرنے کی بجائے کسی مضبوط حصار میں ہوں تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول لیں۔ ذوحان مسکراتے ہوئے میرے چہرے کا ہی طواف کر رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے رخسار حیا کی سرخی سے تمتما اٹھے، فقط سر کو ہلا دیا۔ اتنے میں نوروز وہاں سے گزرا تو یہ منظر دیکھ کر سیدھے کمرے کے اندر ہی چلا آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ یہ کرسی سے گرنے لگی تھی، شکر ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا، انہیں بروقت سنبھال لیا۔ ذوحان نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی مجھے نیچے اتار دیا۔ تم کرسی پہ کھڑی کیا کر رہی تھی؟ اب نوریز مجھ پہ بھڑکا۔ میں آپ کو ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میں نے غصے سے جواب دیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری پہننے لگی۔ ذوحان بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور ہی رہو کیونکہ یہ میری امانت ہے۔ نوریز نے مجھے گھورنے کے بعد ذوحان کو مخاطب کیا تو وہ تعصب سے ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ نوریز مجھ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب اس سے باہر سے بابا نے بلایا تو وہ کڑی نگاہیں سے مجھے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ باہر آئی تو سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا تھا۔ نہ تو میں نے ڈانس کیا اور نہ ہی ڈھولک اور انتاکشری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ کونے میں گم سم بیٹھی رہی۔ سب مجھے ڈھونڈتے رہے، میرا پوچھتے رہے اور میں ایک طرف منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ آخر مجھے ڈھونڈ ہی لیا گیا، لیکن میں نے تب بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہانہ بنا دیا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس لیے ایک سائڈ پر سکون سے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ لڑکوں نے بھی اسٹیج پہ ڈانس کیا، ذوحان نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ڈانس کیا تو سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اب اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ رات لیٹ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب چینج کرنے کے بعد تھکاوٹ سے چور نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ میرا دل بوجھل ہوا تو چینج کے بعد چھت پہ آ گئی۔ میں منڈیر کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی نے اپنے حصار میں لیا۔ میں کانپ اٹھی تھی، جانتی تھی کہ وہ نوریز ہی ہوگا جو میری شادی سے انکار کے کچھ عرصے بعد ہی اب مجھے ہراساں کرنے لگا تھا۔ میں کسی کو کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں کچھ عرصے سے سب کی شادی کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسے میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اور شہزاد بھائی اور عنایت بی کا بھی رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں ان کی محبت پہ قربانی دیتے ہوئے یہ سب کچھ اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ کہا تھا نا تم صرف میری ہو، پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ اس جسم پر فقط میرا ہی حق ہوگا، سمجھی تم؟ یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ نوریز نے مجھے یوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی کی تو میں خوف سے رونے لگی تھی۔ سسکیوں کے درمیان مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں اپنے نام کر لوں گا، اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ بہت کر لیں تم نے پڑھائیاں اور من مانیاں بھی، بس اب میرے پاس آنے کی تیاریاں شروع کر دو، ورنہ پھر انکار کی صورت میں تم سے زبردستی بھی کر سکتا ہوں، جانتی ہو نا؟ بہتر ہے کہ عزت سے ہاں بول دینا، ورنہ پھر میں دوسرے طریقے سے بھی وہ حاصل کر لوں گا جو مجھے چاہیے۔ نوریز مجھے دھمکا رہا تھا اور میرا وجود جیسے بے جان ہوتا جا رہا تھا اور سسکیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تم ابھی سے رونے لگی؟ نوریز مجھ سے جدا ہوا تو میرا رخ اپنی جانب کیے وہ میرے آنسو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولا، اور پھر سیڑھیوں پر کچھ گرنے کی آواز پر وہ چونکا اور مجھے روتا چھوڑ کر فوراً ہی محتاط انداز میں نیچے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب پھر سے کوئی سایہ وہاں نمودار ہوا میں ڈر گئی تھی کہ پھر سے نوریز ہوگا، مگر اب کہ وہاں ذوحان تھا جو ہمیں ایک ساتھ دیکھ چکا تھا اور سیڑھیوں پر بھی اسی نے کچھ گرایا تھا۔ وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا اور تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ذوحان میرے آنسو پوچھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔
बात ही ऐसी थी, उसे कैसे बताती, अपनी रुसवाई कैसे करती। प्लीज़ आयमा, मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? जोहान मज़ीद फ़िक्रमंद हुआ और मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जोहान ने वादा किया कि वो मेरे साथ देगा। मैं नोरेस से शादी नहीं करना चाहती। अम्मी के पूछने पर शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए वो अब मुझे हरासा करता है। मुझे इससे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। फिर से सिसकने लगी थी। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम भी मेरा साथ दोगी? मुझसे शादी करोगी आयमा? जोहान का प्रपोजल मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं हैरान सी बैठी उसे देख रही थी और वो जवाब तलब नज़रों से मुझे देख रहा था। मेरे जवाब का मुंतज़िर था। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी। शायद मोहब्बत हो गई तुमसे। ज़ुहान मुझे यकटिक देखते हुए बोलता जा रहा था। मैं तुमसे शादी करूँगी। मैंने भी फैसला करने में पल भी नहीं लगाया था, क्योंकि नूरज से जान छुड़ाना चाहती थी। ठीक है, अब बेफिक्र होकर सो जाओ। सारी फिक्रें मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। वो मुझे तसल्ली देकर नीचे ले आया। मैंने अपने कमरे की सिमत कदम बढ़ाए तो वो अपने कमरे में चला गया। मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया और मैं सुकून से सो गई। अगले रोज़ ही मुझे सुबह सोहान ने मामू से बात की कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो भी खुश थे, लेकिन वो ये बात अम्मी और बाबा से आप ही की रुखसती के बाद करना चाहते थे। सब शादी हॉल जाने के लिए तैयार थे। नोरेस की कोशिश थी कि मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठूं, लेकिन जोहान ने जो रेंट पे कार ले रखी थी उस पे मुझे और आपी को पार्लर छोड़ आया और वापसी पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें हॉल तक भी ले गया। इसने वादे के मुताबिक नोरेस को मेरे करीब भी नहीं भटकने दिया था। बारात आ गई, खाने के बाद रस्में हुई और फिर अच्छे से रुखसती भी हो गई। यूँ रुखसती के बाद रात को मामू ने अम्मी पापा से बात की, रिश्ते की बात भी छेड़ दी थी। लाउंज में बस इसकी फैमिली और हमारी फैमिली ही मौजूद थी। नोरेस भी वहाँ मौजूद था, जिसने इस बात पे मुझे और जोहान को घूरा। भाई साहब, हम क्या कह सकते हैं, आजकल तो बच्चों की खुशी और मर्जी ही देखी जा सकती है। अम्मी ने जवाब में कहा। तो फिर बेटी भी सामने ही है, आयमा से पूछ लेते हैं। बेटा, आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज़ तो नहीं? मामू ने मुझसे पूछा। नहीं मामू जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने जोहान की तरफ देखकर शर्माते हुए हाँ कह दी। ये शादी नहीं हो सकती। आयमा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, वरना फिर किसी से भी नहीं। नोरेस भड़क उठा और बड़ों का लिहाज भी भूल गया। नोरेस, बाबा गुस्से से धाड़े। बाबा, ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो चिल्लाया तो मैं खौफजदा हो गई थी। पागल हो गए हो तुम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बाबा गुस्से में गरजे तो वो एक काटदार निगाह मुझ पर डालकर वहाँ से निकल गया। यहाँ रिश्ते की बात होते ही शादी की बात भी होने लगी कि वो झंझटों में पड़ने की बजाय सादगी से निकाह करके मुझे रुखसत करके साथ ही ले जाना चाहते हैं। आपी के वलीमे के अगले रोज़ ही मेरा निकाह भी रख दिया गया, ताकि निकाह होते ही पासपोर्ट बनाकर बाहर ले जाने की तैयारियां की जा सके। मैं बहुत खुश थी, मगर दिल में खौफ भी था। अगले रोज़ वलीमा था। अनाया आपी बहुत खुश थी। आज भी जोहान ने इस शख्स को मेरे आसपास भटकने नहीं दिया था। वापसी पे वो लोग करीम अंकल की तरफ चले गए कि इनसे मिलकर घंटे तक आ जाते हैं, और हम लोग घर आ गए। सब थके हारे अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मैं भी चेंज करने के बाद लेटे लेटे जोहान से मैसेज पे बात कर रही थी, जो मेरी फरमाइश पे मेरे लिए आइसक्रीम भी ला रहा था। जिसने बताया कि वो घर के करीब ही है। मैं इससे चैटिंग में इस कदर मगन हुई कि आज दरवाजे को लॉक लगाना भी भूल गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर मैं अंधेरे में कुछ समझ ही ना पाई। कौन है? मैंने डरते डरते पूछा, जब नोरेज निकाब पोश सूरत एकदम ही सामने आया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ को वहीं दबा दिया। मोबाइल मेरे हाथ से छूकर बेड पे गिर चुका था। वो मेरे मुंह पर हाथ रखे मुझे अपने शिकंजे में जकड़े हुए घर से बाहर ले जाने लगा। मेरा एहतजाज बेकार गया। वो मुझे घसीट कर बंगले के पीछे बने खाली क्वार्टर्स में से एक कमरे में ले गया।
दरवाज़ा बंद किया तो मेरी जान हवा हुई। नूरेश, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं इसके कदमों में गिरते हुए रो पड़ी थी। कहा था ना, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। नूरेश ने मुझे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और वहाँ पड़े पुराने तर्ज के सिंगल बेड पे पटक दिया। वो मुझ पर झुका ही था कि मैं पूरी शिद्दत से चीख उठी। कमरे का दरवाज़ा बाहर से खुल चुका था, क्योंकि पहले ये क्वार्टर मुलाजमों के लिए था, मगर अब वो इनमें नहीं रहते थे। इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, दरवाजे के लॉक भी ख़राब था। जब भी वो लोग आसानी से दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो पाए। बाहर जोहान, मामू और बाबा खड़े थे। मैं फ़ौरन से उठी और रोते हुए बाबा के सीने से जा लगी। जोहान तो जैसे नूरेश पे टूट पड़ा था, उसे बहुत मारा। मामू ने उसे नूरेश से दूर किया था। बाबा मेरा दुपट्टा दुरुस्त करते सर पे प्यार करने लगे। उन्होंने अगले रोज़ ही ताया को बुलाकर सारी बात बताई कि किस तरह नूरेश ने इनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। हमारी खिदमतों का ये सिला दिया है इसने। अब से मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बाबा ने इससे कतई ताल्लुक का इजहार करते हुए उसे घर से निकाला तो ताया ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अम्मी अलग रो रही थी कि कहाँ मेरी तबीयत में कमी रह गई थी। जोहान से शाम को मेरा निकाह हो गया। निकाह के बाद वो कमरे में मुझसे मिलने आया था। कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी अमानत हो और तुम्हारी हिफाजत मुझे बेफर्ज है, और तुम्हारी मोहब्बत भी। ये कहते ही इसने मेरी पेशानी पे बोसा दिया तो मेरा अंग अंग इसकी कुर्बत पे लरज उठा। अवारिज़ हया की सुर्खी से लाल थे। इसका ये मोहब्बत भरा बोसा मेरी गुज़िश्ता तकलीफ़ों का मदावा था। मैं इसका साथ पाकर बहुत खुश थी और रब की शुक्रगुजार भी कि इसने मुझे नूरेश जैसे टॉक्सिस इंसान से बचा लिया। नूरेश के नूरेश की इसके बाद से कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गया। महीने के अंदर तमाम काम मुकम्मल हो गए थे। जाने से पहले हम दाता दरबार हाजिर देने के लिए गए तो वापसी पर वहाँ दीवार की पुष्ट से टेका लगा एक फ़कीर पे मेरी निगाह पड़ी। मेले कुचेले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, बाल और दाढ़ी भी गर्द से अटे थे, लेकिन वो अपनी ही मौज में गुमसुम बैठा था। कुछ गौर किया तो मैं सब साकित से रह गई। वो नोरेज ही तो था। क्या हुआ, क्या देख रही हो? जोहान ने मुझे यूं रुकते देखकर पूछा। नोरेज, मैंने बामुश्किल कहा तो जोहान भी उसे इस हालत में देखकर दंग रह गया। इसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन अम्मी ने तो उसे भी अपनी औलाद की तरह ही पाला था, इसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। जोहान उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर अपने साथ घर ले आया। बाबा ने इसकी कटिंग करवाई, शेव कराई और गुस्ल के बाद वो पहले वाला नूरेज नज़र आने लगा था, मगर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसकी शख्सियत में फ़कीरों के साथ रह रहकर एक ठहराव सा आ गया था। इसने हम सब से अपने किए की माफ़ी मांगी कि वो वाकई बहुत शर्मिंदा था। सब ने इसमें तब्दीली देखते हुए उसे माफ़ कर दिया था। लिहाजा अम्मी ने भी उसे अपने इस बेटे के लिए बड़े मान से मामू से रोमा का हाथ मांग लिया। बड़ों और रोमा की रजामंदी के बाद हाँ हो गई थी। मंगनी भी कर दी गई थी। 1.5 साल बाद शादी रखी गई थी। मैं भी अपनों और पाकिस्तान को अलविदा कहती कनाडा आ गई, जहाँ मेरी ज़िंदगी के हसीन दिनों का आगाज़ शुरू हो गया। जोहान बहुत अच्छा था। जोहान क्या, वहाँ सब ही मेरा बहुत ख्याल रखे। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। 1.5 साल बाद हम रोमा की शादी के लिए वापस पाकिस्तान आ गए। अब हमारे साथ एक नया इजाफा भी था, नन्हा जोहान, यानी हमारा बेटा अरमान, जो बिल्कुल अपने पापा की कॉपी था, जिसे देखकर इसके नाना नानी बहुत खुश थे। शाहजेब भाई और अनाया आपी की भी बेटी हुई थी। पारिया बहुत खूबसूरत थी, जो मुझे अपने जैसे लगती थी। वो सब यही कहते थे। नूरेज अब मुकम्मल तौर पे बदल गया था। धीमी लहजे में बात करना, निगाहें नीची रखना, इसकी शख्सियत में आजिज़ी आ गई थी, जो कि एक अच्छी अलामत थी। चंद रोज़ तो शादी की तैयारियों में लग गए। आखिरी मेहंदी का दिन भी आ पहुँचा। फिर से सब कज़न इकट्ठा थे। वही हल्ला गुल्ला और खूब रौनक लगी। अफशा की भी कहीं मंगनी हो गई थी, मगर वो जोहान और मेरी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद मैं भी अपने चेंज करते हुए खाना ऊपर आ गई। अरमान को अम्मी ने अपने पास सुला लिया। जोहान भी मेरे पीछे पीछे ऊपर ही आ गया था। मैं मुंडेर के पास खड़ी थी, लेकिन 1.5 साल पहले की निस्बत आज मैं खुश और मुतमईन थी, बिल्कुल भी उदास नहीं थी। जोहान ने मुझे पीछे से बाहों के हसार में लिया तो मैं ज़रा भी नहीं चौंकी, क्योंकि ये नमस मेरे महरम का था, जिसे मैं अच्छे से पहचानती थी।
साल पहले इसी तरह मैं किसी के सर में झपटी हुई थी और बेबस रो रही थी, मगर आज ये एहसास बहुत खूबसूरत था और मैं चाहती थी ये सदा यूं मेरे इर्द गिर्द कायम रहे। बहुत अच्छी लग रही थी आज, क़यामत ढाने की हद तक। आज तो अरमान भी नहीं है नानों के पास से, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए? भई जब से वो आया है मेरी बीवी की सारी तवज्जो और प्यार का हिस्सेदार बन गया है। अगर आज ये सुनहरी मौका हाथ लगा तो उसे किसी सूरत नहीं गंवाऊंगा। मैं इसकी बातों पर शर्माते हुए हया से सुर्ख पड़ती जा रही थी। मैं कुछ कहती इससे कबल जुहान ने मुझे बाहों में भरा और अपने कमरे के सिमत कदम बढ़ाने लगे। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, लेकिन महबूब की गुर्बत की ख्वाहिश आज बहुत दिनों के बाद बहुत मेरे अंदर में सर उठाने लगी थी। जब भी मैंने कुछ सुपुर्दगी के साथ इसका हर मतलब को मिटा दिया था। यहाँ मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी, अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई आपको हरासा करे तो अपनी बहन या वालदा से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मुखलिस रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। घुट घुट के मरने से अच्छा है किसी से कह दीजिए, ताकि सदरबाब हो सके, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में जुहान जैसा फरिश्ता शामिल नहीं होता।